क्या हुआ मीरम? मलाइका बाहर लॉन की तरफ आई तो मीरम की आंखों में आंसू देखते पूछा था। कहीं ना कहीं वो उसके इन आंसुओं की वजह समझ रही थी। वो खुद भी इसी राह की मुसाफिर थी। तो मीरम की आंखों में पनपता जज्बा कैसे उससे मख्फी रह सकता था? कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं। मीरम ने जल्दी से अपने गालों पर बहते आंसू साफ किए और बाकी के आंसुओं पर बमुश्किल बंद बांधा था। वो मलाइका को अचानक अपने पास देखते गड़बड़ा सी गई थी। कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रही हो? और अगर कुछ हुआ है या फिर होने जा रहा है तो रोने की बजाय हिम्मत से काम लो और किसी भी तरह करके अपनी जगह नहीं छोड़ो, बल्कि हर हद तक जाओ। खास तौर पर मोहब्बत के लिए अपनी सारी तदबीरें आजमा डालो। मलाइका ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, जो जिसका चेहरा और नाक की नोक रोने की वजह से जरूरत से ज्यादा ही सुर्ख हो रही थी। इन प्यारी आंखों में मोहब्बत तो भरपूर छलकती है, मगर एक डाउट है। ये नहीं पता चल रहा ये मोहब्बत मेरे बड़े भाई के लिए है या फिर हैदर भाई के लिए, जिनको तकलीफ में देखते तुम खुद तकलीफ में महसूस हो रही हो। मलाइका ने अपने बाजू सीने पर बांधते उसके चेहरे के बदलते तासुरात बगौर देखे थे। ये तकलीफ तो शायद अब मेरे मुकद्दर में लिखती गई है। बिल्कुल खाली हाथ और बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं मैं। मीरम ने अपने हाथों की लकीरों को देखा। यहाँ शायद उसका हैदर से मिलना ही लिखा था। नहीं, कोई मिलन की कोशिश नहीं की। और फिर जब तुम्हारा बड़े भाई से रिश्ता तय हो रहा था तो किसी ने तुम्हारी राय नहीं ली। आज का जमाना पहले वाला तो नहीं रहा। तो फिर मलाइका ने हमदर्दी से मोहब्बत में पिघलती इस मासूम लड़की को देखा था, लेकिन नहीं जानती थी कि वो भी थोड़ी थोड़ी उसी के जैसी है। किसी ने पूछा ही नहीं। सबको लगा कि मैं अभी कम उम्र हूँ तो मैं क्या फैसला कर सकूंगी। और फिर न जाने हारून दादा ने क्या क्या मेरे दादाजी को बोला कि उन्होंने भी घर में बस अपना फैसला ही सुनाया था और मेरी खुशियों और ख्वाहिशों भरी जिंदगी को अंधेर कर दिया। मीरम का लहजा गहरे दुख से लबरेज था। दूसरी तरफ मलाइका की आंखों में हारून मलिक के नाम से ही शदीद नागवारी फैल गई थी, जिन्होंने शायद दिलों को तोड़ने का ठेका ले रखा था। एक तरफा मोहब्बत? मलाइका ने मजीद सवाल किया। नहीं, मीरम ने बस एक लफ्जी जवाब देते साथ सरनफी में हिलाया था। हम्म। तो फिर हैदर भाई ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया? मलाइका कुछ तहय्युर से बोली थी। कुछ अरसा तो हम समझ ही नहीं पाए थे कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हम दोनों तो बहुत मुतमईन से आने वाली जिंदगी के ख्वाब सजाने लगे थे कि जब हैदर चाहेगा दादी से बात कर लेगा। कुछ इनका शुरू से मुझसे काफी लगाव था। हैदर का भी हमारी तरफ काफी आना जाना रहता था। दिल में ये बात थी कि हारून दादा यकीनन हैदर की पसंदीदगी से वाकिफ होंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा फैसला किया जिससे लगता है वो आंख और दिमाग से बिल्कुल को रही है। मीरम तफसील से सारी बात मलाइका के आगे खोल गई थी। पहले तो हैदर बिल्कुल पीछे हट गए थे, मुझे इग्नोर करने लगे, लेकिन जब मैंने उनका गिरेबान पकड़ते उन्हें उनका जुर्म दिलाया याद कि वही मुझसे इस कठिन राह पर लेकर निकले थे, अब इस तरह पीछे नहीं हट सकते, तो वो एक कोशिश के लिए राजी हो गए। जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी वो हारून दादा से बात करने के बारे कह रहे थे, लेकिन इसी शाम फिर इनकी एक्सीडेंट की खबर मिल गई और फिर वो मुझसे यकसर लाताल्लुक नजर आते हैं। मेरी तकलीफ और तड़पना इन्हें नजर ही नहीं आ रहा। मीरम अब तक चाहकर भी हैदर का बदलता रवैया कबूल नहीं कर पाई थी। हालांकि वो अपनी इज्जत नफ्स तक भूलती उसके आगे एक कसम की अपनी मोहब्बत के लिए भीख तक मांग चुकी थी, मगर वो भी मजबूर होता चला गया था। हौसला करो मीरम, इस घर के बेटे बस हारून दादा के दिमाग से सोचते और देखते हैं। सिवाय शावेज भाई के और मुझे वो इस रिश्ते में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगे। हैदर भाई अपनी किस्मत आजमाते, इनसे बात करके देख ले। मीरम के लिए मलाइका ने जो देखा समझा उसके मुताबिक सलाह देते हुए उसे नई राह सोच वाह कर दी थी। खाने के लिए बुलाने मुलाजमा आ गई तो वो दोनों अंदर की तरफ चली गई। मलाइका और मीरम जब लाउंज की तरफ आई तो हैदर वहां नहीं था। मीरम उससे बात करने के मौके तलाश में थी, तो इसीलिए वो बस खाने के चंद नवाले लेती ही टेबल से उठ गई थी। सब खाना खाने में मसरूफ थे तो वो इधर उधर एक नजर डालती जल्दी से हैदर के कमरे की जानिब बढ़ी थी। उसने कमरे के पास पहुंचते पहले दस्तक दी थी तो आगे से हैदर की इजाजत पर कमरे में दाखिल हो गई। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैदर, जो अपना सूप खत्म करते बेड पर आरामदेह हालत में लेट रहा था, कमरे में दाखिल होती मीरम को देखते हुए बुखला गया था और झटके से उठकर बैठने की कोशिश में उसके जख्मों में खिंचाव पड़ा था, जिस पर वो कराहा और चेहरे पर दर्द के तासुरात आए तो मीरम चंद कदम का फासला समेटती उस तक पहुंची थी। दूसरी तरफ उसका नजदीक आना हैदर की जान सूली पर लटका गया। क्या हो गया है? आराम से उठकर बैठो ना। मीरम उसके बिल्कुल नजदीक खड़ी थी और अंदाज टपटने वाला था, जबकि वो उसका सवाल सिरे से इग्नोर कर गई थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हैदर इस आफत को देखता
जिसे कुछ परवाह ही नहीं थी। निढाल सा बेड की बैग से टेक लगा गया था। मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आई हूँ। मीरम ने एक तरसी हुई निगाह उसके चेहरे पर डाली थी, जो अब उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मगर वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहा था। अपनी मोहब्बत को खुद से दूर करना आसान नहीं होता। हैदर पल पल मर रहा था, लेकिन कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं था। वो चूंकि मर्द था तो आंसू बहाते अपने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर पा रहा था। मैं बाहर इसीलिए गया था ताकि तुम इस जहमत से बच जाओ। लहजे में रुखाई ही रुखाई थी, ताकि इसकी तरफ से दिल टूटने पर मीरम किसी भी हाल में अपने कदम वापस मोड़ ले। वो इससे नजरें चुराए हुए था। बेशक वो अब उसे बुज़दिल और बेवफा समझ लेती, वो उसकी इज्जत की खातिर सब बखुशी कबूल कर लेता। अच्छा सही, सब घर वाले वापस जा रहे तो सोचा एक बार देख लो। पहले से बेहतर लग रहे हो, कि दिल अच्छे से तोड़ रहे हो। मीरम में भी जैसे आज इससे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो एक कदम पीछे हुई थी। इस दिन तुम्हारी हारून दादा से क्या बात हुई थी कि तुम रश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट करवा बैठे? वो कहीं ना कहीं मामला समझ गई थी कि वो हैदर को अच्छे से जानती थी। उसकी इस कदर सही अंदाजे पर हैदर ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा था। वो भी आंखों में बेपनाह गुलाबीपन लिए उसे ही देख रही थी। इस दिन दादाजी ने मुझे बेगैरत कहा, जो अपने भाई की होने वाली बीवी पर नजर रखे हुए है। उन्होंने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। न जाने उनकी मुझसे कैसी मोहब्बत थी, जो वो मुझ पर यकीन ही नहीं कर पाए। हैदर ने उसने नजरें हटाते हुए अपने चेहरे का रुख फेरा था, कि कहीं वो उसकी आंखों की नमी ही ना देख ले। वो टूटे लहजे में अपना दुख बयान कर गया था, जिसे सुनते मीरम का दिल तड़पा था। ये मोहब्बत इन्हें किस तराहे पर ले आई थी, कि अब बस इनका इस मोहब्बत में रुसवा होना रह गया था। प्लीज जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा इधर, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। हैदर ने अब मुश्किल जुमला मुकम्मल किया था। अपना अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। वो लड़की आज बगैर उससे लड़े वहां से निकलती चली गई थी। मीरम के घर वाले जाने के लिए उठ खड़े हुए तो वहां मीरम को ना देखते उसके दादा ने मीरम को बुलवाने का कहा। तो तबरेज इर्द गिर्द एक नजर डालता समझ गया था कि यकीनन मीरम हैदर के पास गई होगी, इसीलिए उससे पहले कोई और उसे तलाश करने जाता वो बोल पड़ा था, मैं देखता हूँ, वो मलाइका के साथ होगी। वो ये कहते ऊपर की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा गया। तबरेज जैसे ही हैदर के कमरे की तरफ बढ़ा, मीरम को आंसुओं का भीगा चेहरा लिए वहां से निकलते देखकर वहीं कदम रोक गया था। वो उससे नजरें चुराती अपने आंसुओं को साफ करती नीचे चली गई थी। तबरेज कुछ पल को साकत सा हुआ, वहां खड़ा रहा, कि वो इस वक्त मीरम और हैदर का दुख पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। कुछ देर बाद खुद को इस हालत से निकालने के लिए सर झटका था, और कुछ याद आने पर मलाइका के कमरे की तरफ देखा तो वो उसे सामने कमरे से कुछ फासले पर मौजूद कॉरिडोर के टेरेस पर खड़ी नजर आई थी। सेलफोन कान से लगाए वो इसी सिमत देख रही थी। शायद वो मीरम को भी हैदर के कमरे से निकलती देख चुकी थी, जो इस वक्त उसका चेहरा मजीद स्पॉट होता चला गया था। तबरेज उसे देखते उसकी तरफ कदम बढ़ा गया था, जबकि मलाइका उसे अपनी तरफ आता देखकर सेलफोन कान से हटाती कॉल बंद करके वहां से आगे बढ़ते अपने कमरे में जाने का इरादा रखती थी। इससे पहले वो तबरेज के पास से गुजरकर अपने कमरे में जाती, तबरेज उसके बाजू से पकड़ते उसे अपने सामने कर गया था। क्या मसला है? मलाइका अपने बाजू से उसका हाथ हटाती बेरुखी से बोली। मसला मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है। अभी कुछ देर पहले मुझे घूर क्यों रही थी? तबरेज ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मैं तो नहीं घूर रही थी, तुम्हें कोई गलत फहमी। मलाइका झूठ बोलने वाली थी जब तबरेज ने उसे टोका। झूठ नहीं, तबरेज ने कुछ संजीदगी और सख्ती से कहा तो मलाइका होंठों से मुख्तलिफ जाविये बना गई। इस वक्त तुम्हारे दादा हजूर तुम्हारी शादी का तज़किरा छेड़े हुए थे, और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं थी। हालांकि तुम्हें दिलचस्पी दिखाते झट इनकी हाँ मिलानी चाहिए थी, ताकि वो जल्द अज जल्द तुम्हारे लिए कोई सती सावित्री सी लड़की तलाश कर लें। अब की बार मलाइका का लहजा गुस्से की आमेजिश लिए हुए था, और साथ तंज की आमेजिश भी शामिल थी। तबरेज ने लब भींचे इसके खूबसूरत चेहरे को तका था, जो कुछ दिन पहले से शादी का मुतालबा करते उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी, और अब उसे क्या क्या मशवरे दिए जा रही थी। उसकी समझ से बाहर हो रही थी। पता नहीं आजकल उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ओके, अच्छा मशवरा है, नेक्स्ट ऐसे ही करूंगा। और तुम इन बातों पर ध्यान देने की बजाय वापस जाओ और अपनी यूनिट स्टार्ट करो। पहले ही काफी छुट्टियां हो चुकी हैं। मैं कुछ दिन बाद हैदर भाई की तबीयत बेहतर होने पर आऊंगा। तबरेज ने भी उसे जलाने की कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, तुम तो चाहते हो मैं यहाँ से जाऊं और तो अपने दादाजी के अच्छे पोते बनते उनकी पसंदीदा लड़की से शादी कर लो। अगर ऐसा किया तो मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। अगले ही पल तबरेज की बात पर मलाइका का मीटर शॉर्ट हुआ, और उससे तबरेज को गिरेबान से पकड़ते बकायदा झटका देते अपनी बात कही थी। तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अपनी और मेरी इज्जत का कचरा बनाने पर तुली हुई हो? तबरेज ने उसकी मुट्ठियों से अपना गिरेबान छुड़ाना चाहा था। अंदाज में कुछ गुस्सा भी था, कि अपनी बार वो जो चाहे मर्जी उससे कह दे। लेकिन जैसे ही तबरेज कोई रद्द अमल देता था, आगे से मरने मारने पर तुल जाती थी। जो उसके दिल की बात थी वो खुलकर
उसे कह नहीं रही थी, मैं तुम्हारे साथ ही वापस जाऊंगी, बेशक जितने मर्जी दिन रह लो यहाँ। मलाइका उसे इस तरह की बेइंतहा नजदीक खड़ी हठधर्मी से बोली थी। तबरेज के हाथ मलाइका के हाथों पर मौजूद थे। उसने एक नजर खाली कॉरिडोर पर डाली और फिर इसी तरह मलाइका को लिए वो थोड़ा सा एक साइड पे हुआ था। यहाँ वो आसानी से किसी को नजर नहीं आ सकते थे। क्यों मलाइका डियर, अब तुम्हारे इस हवेली में दम नहीं घुटेगा? तबरेज ने अबरूज काते इस्तफसार किया। नहीं, क्योंकि अब मैं दूसरों का दम निकालने का सोच रही हूँ। मलाइका तसव्वुर में हारून मलिक को लाती दांत पीस कर बोली थी और झटके से तबरेज के गिरेबान को छोड़ती वो तेज कदमों से कमरे में दाखिल होते दरवाजा बंद कर गई थी, जबकि तबरेज पुरसोच निगाहों से उसकी पुश्त को तकता रह गया था। नो सर, मैं कैसे? आजकल ऑफिस में न्यू क्लाइंट आने वाले थे तो इब्राहिम ने शावेज के कहे के मुताबिक हेजल को प्रेजेंटेशन देने को कहा, तो वो आगे से घबरा सी गई। तुम कर लोगी अच्छे से, मुझे पता है। इस दिन कॉलेज में भी तो इतने अच्छे से बोल रही थी। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। इब्राहिम ने उसे कायल करना चाहा था, लेकिन अगर कोई गलती हो गई और शावेज सर को बुरा लगा तो। हेजल कुछ कुछ रजामंदी दिखाई दी थी और इब्राहिम उसे बता नहीं सका कि ये उसी की ख्वाहिश है। वो कुछ नहीं कहेगा, बेफिक्र रहो। बल्कि अगर कोई गलती हो गई तो मैं और शावेज वहीं होंगे, कवर कर लेंगे। तुम ये पकड़ो और तैयारी करो, थोड़ी देर बाद मीटिंग के लिए जाना है। इब्राहिम ने उसे कुछ कागजात पकड़ाए तो थोड़ी देर बाद मीटिंग का सुनते हेजल के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। मगर नाचार वो कागजात लेती इब्राहिम के ऑफिस से बाहर चली आई थी। हेजल के जाते ही इब्राहिम के पास शावेज की कॉल आ गई थी। यार, वो मान तो गई है लेकिन कुछ डर रही है। आई होप कि वो अच्छे से सब कर लेगी। मुझे पता है वो काफी पुरएतमाद लड़की है। और हाँ, तुम भी फाइल्स तैयार रखो, तो मीटिंग में मिलते हैं। शावेज कहते कॉल काट गया। शावेज के पोर्शन से वो लड़की यहाँ तुम्हारे पास पहुंच गई है और अब इसे मीटिंग में भी शामिल कर रहे हो तुम। दोनों दोस्तों का तो दिमाग खराब हो गया है। इब्राहिम के ऑफिस में आते रिदा ने उनकी अकल पर जैसे अफसोस किया था। यही समझ लो, लेकिन शुक्र करो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक चल रहा है, वरना हमारी कंपनी का क्या बनता। इब्राहिम ने साफ रिदा को चिढ़ाया था, जिस पर वो चिढ़ भी गई थी। मेरी बला से जो मर्जी करते रहो, मैं तो बस तुम लोगों को बस दोस्त होने के नाते समझा ही सकती हूँ। रिदा ने अपने लंबे नेल पॉलिश से रंगे नाखूनों को टेबल के शीशे पर टिकाए इब्राहिम को घूरते हुए कहा, अच्छा तुम गुस्सा नहीं करो, रिलैक्स रहो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ, जिसे पीकर तुम मीटिंग में एकदम फ्रेश रहोगी। इब्राहिम अब उसे क्या कहता कि वो ये सब शावेज की मोहब्बत में हो रहा है। शावेज लोगों की वो मीटिंग बहुत शानदार रही थी। यहाँ उनके क्लाइंट को हेजल के बोलने के अंदाज ने मुतासिर किया था। वहीं शावेज भी उसे मुकम्मल अपनी नजरों के हिसार में लिए उसकी आवाज और उसके चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत में खोया रहा था। मीरम, जो शावेज से बचने के लिए इब्राहिम के पोर्शन में शिफ्ट हुई थी, शावेज की कारगरी से अब वो भी इसका सामना करने पर मजबूर रहती थी। यहाँ शावेज का आंखों में मोहब्बत का खुमार लिए उसे देखना उसके बोलने में मुश्किल खड़ी करता रहता था। लेकिन वो अब खुद को लापरवाह बनाते ये जाहिर करती कि उसे शावेज की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ शावेज उसकी इन हरकतों पर बस हंसकर सर झटक कर रह जाता था, क्योंकि वो बखूबी वाकिफ था कि वो हेजल के दिल की दुनिया भी तहबाला करने की सलाहियत रखता है। शावेज और इब्राहिम एक ही रूम में इस वक्त मौजूद थे और इनके पास एक लड़की और एक लड़का भी आए हुए थे। जब हेजल के पास इब्राहिम का मैसेज आया कि वो न्यू डिजाइन की फाइल लेकर इसके ऑफिस में आए। मैं आई कमन सर? हेजल इजाजत लेती ऑफिस रूम में दाखिल होते सीधे इब्राहिम के पास गई थी और उसके सामने फाइल खोलकर रखते वो कुछ पीछे हट गई थी। इब्राहिम फाइल की तरफ मतवज्जो हुआ तो हेजल ने यूं ही बिलारादा निगाह उठाई तो सामने शावेज को खुद की तरफ देखते पाया, जो टांग पर टांग रखे अपने एक बाजू की कोहनी चेयर की आराम आर्म पर रखे वो आराम से अपने हाथ की मुट्ठी पर चेहरा टिकाए उसे देखे, जैसे नजरों से ही हिफ्स कर लेना चाहता था। इन नजरों से हमेशा ही खुद को पिघलता पाकर हेजल की आंखें पूरी की पूरी खुली थी। झट अपनी नजरों का वो जाविया बदल गया था इस बार, क्योंकि वो पहले ही वो अपने ध्यान में अंदर आई थी तो गौर नहीं कर सकी थी। सामने एक मॉडर्न सी लड़की बगैर स्लीव्स की शॉर्ट सी शर्ट के साथ जीन्स पहने हुए थी। वो भी टखनों से काफी ऊपर थी। चेहरा मेकअप से अटा हुआ था। वो काफी गरूर से वहां बैठी थी, जबकि उसके हाथ साथ बैठा एक अलूल जलूल हुलिये में मौजूद लड़की नुमा लड़का था, जिसकी नजर हेजल को ऊपर से नीचे तक ताड़ने में लगी थी, जिससे हेजल बेसुकून हुई थी। चेहरे पर नागवारी के तासुरात आए थे। शावेज की नजर चूंकि उसी पर थी, इसीलिए वो हेजल की नजरों के ताकुब में देखता जोर से गला खंकारता लड़के को जैसे वार्न कर गया था। मिस हेजल, आप जाएं, कोई काम हुआ तो बुला लेंगे। शावेज मुखातिब तो हेजल से था, लेकिन उसकी खूनख्वार नजरें सामने बैठे कार्टून बने लड़के पर थी, जिन पर वो लड़का बुखलाए हुए अपनी नजरें अपने फोन पर कर गया था। इब्राहिम और शावेज ने अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक मशहूर मॉडल को ऑफिस में बुलाया था और इसके साथ उसका मेकअप आर्टिस्ट भी आया था।
हेजल शावेज की बात पर जल्दी से रूम से बाहर निकली थी, जबकि इब्राहिम शावेज की बात पर सर ऊपर करते सबकी तरफ निगाह दौड़ाकर रह गया था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन फिर शावेज को सामने बैठे लड़के को घूरते पाकर वो किसी हद तक मामला समझता दोबारा से अपनी फाइल की तरफ मतवज्जो हुआ था। हेलो प्रिटी गर्ल। हेजल अपने काम में मसरूफ थी जब वो लड़का ऑफिस से जाने से पहले मीरम के पास आकर रुका था। हेलो। जी फरमाए। हेजल ने चेहरे पर बेजारी लिए उसे देखा था। तुम यहाँ इस ऑफिस के खुश्क से माहौल में क्या कर रही हो? खूबसूरत लड़की, तुम्हारे लिए तो टीवी, फिल्म और अखबारों की रंगीन दुनिया का हिस्सा होना चाहिए तुम्हें। यहाँ की दुनिया का हर बड़ा इंसान तुम्हारे पीछे हो, और इस दुनिया का भी हर इंसान तुम्हारी कुछ पल की कर्म नवाजी का मुंतजर। खुद को एक बार आईने में जाकर देखना, और यहाँ अपनी सलाहियतों को जाया करने के बजाय इस नंबर पर राब्ता करना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो लड़का बगैर हेजल की नागवारी को नोट किए अपनी बात मुकम्मल करके ही रुका, और उसके साथ ही उसने एक कार्ड भी हेजल के सामने रखा, और बगैर कुछ हेजल की सुने वो वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद हेजल, जो पहले गुस्से से उसका कार्ड उठाकर फेंकने लगी थी, कुछ सोचते हुए वह उसे अपने बैग में डाल गई थी। शायद हेजल इस कार्ड को भूल ही जाती, लेकिन मॉडल लड़की और उस लड़के के ऑफिस में काफी दिन आना जाना लगा रहा, और उसके साथ इस लड़के का हेजल को एक ही बात पर पुश करते रहना हेजल को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर गया था। शावेज का खुद की तरफ बढ़ता झुकाव और उसके अपने दिल के दगा दे जाने पर हेजल डर सी गई थी कि कहीं वो फिर से शावेज पर एतमाद ना कर बैठे, और फिर कहीं वो शावेज के किसी नए इम्तिहान में फंसती खुद को जान से जाए। उसे ये ऑफर अच्छी लगने लगी थी, और इस ऑफिस से छुटकारा मिलने के साथ साथ वाकई में उसकी जिंदगी बदल जाती और उसके सारे ख्वाब भी बहुत जल्द पूरे हो जाते। हेजल ने इस सब का जिक्र पहले आयशा से किया था, जिस पर आयशा कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई थी। देखो हेजल, ये दुनिया बस बाहर ही है रंगीन, इसमें सरवाइव करना किसी भी इज्जतदार लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता जाता है। इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। आयशा ने पूरी संजीदगी से उसे सलाह दी थी, जिस पर हेजल का दिल भी कश्मकश का शिकार हुआ। फिर इसी वक्त उसने अपने साथ किया गया शावेज का अमल याद आ गया, जो उसे बेबस लाचार समझता उसके साथ अपनी मनमर्जी का सलूक कर जाता था, और फिर उसकी इज्जत के साथ खेलने का ड्रामा उसे कैसे मौत के दहाने पर पहुंचा गया था। बेशक शावेज उससे माफी मांग चुका था, लेकिन हेजल उसे माफ नहीं कर सकी थी, क्योंकि वो खुद को शावेज के सामने एक कठपुतली तस्वुर करने लगी थी, जिसकी डोरें शावेज के हाथ में थी। उसे इस वक्त शावेज की वो धमकी भी याद आई थी, जब उसने कहा था कि वो जब तक नहीं चाहेगा तो उसे कहीं और जॉब तक नहीं मिल सकती थी। ये सब याद करते हेजल अपने फैसले पर डट गई थी कि उसे शोबिस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है और शावेज की दुनिया से दूर चले जाना है, और फिर उसके सामने कुछ कुछ बनने और कुछ कर दिखाने की सोच उसे कुछ और सोचने का मौका नहीं दे सकी थी। हेजल ने अपनी जगह का एक नया फैसला करते आयशा को बताया, तो वो आगे से बस हल्के से मुस्कुराते उसे बेस्ट विशेस दे गई थी। उससे अगले दिन हेजल ऑफिस आई तो सबसे पहले इब्राहिम के पास गई थी। सर, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। हेजल ने इब्राहिम को आगाह करना जरूरी समझा था। वो उसे भाइयों जैसे अजीज हो गया था। हेजल की बात सुनते इब्राहिम को झटका लगा था। क्यों मिस हेजल, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? इब्राहिम ने परेशानी से पूछा। सर, कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई मसला है, लेकिन मुझे अब यहाँ काम नहीं करना। मैं कहीं और काम तलाश कर चुकी हूँ, और बस आज आपको इन्फॉर्म करने आई थी। हेजल ने उसे अपने नए काम के बारे में बताया, और ना ही उसका बताने का इरादा था। मिस हेजल, मगर इब्राहिम ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन हेजल बीच में ही उसे रोक गई थी। सॉरी सर, मगर मैं इस मौजू पर मजीद बात करना नहीं चाहती, और आपका थैंक्स भी करना था कि आपसे जितना हो रहा अच्छा साथ रहा, वो बहुत ही अच्छा गुजरा। अपनी हेजल बात पर डट चुकी थी, जिस पर इब्राहिम एक गहरी सांस भरकर रह गया था कि अब न जाने शावेज क्या रद्द-ए-अमल देता। वो तो एकदम जुनूनी होते सही गलत भूल जाता था, और फिर बाद में पछताने बैठ जाता था। ओके मिस हेजल, जैसे आपकी मर्जी। चाय कॉफी लेंगी? इब्राहिम ने पेशानी को अपनी 2 उंगलियों से रगड़कर, उस वक्त ऑफिस में शावेज मौजूद नहीं था, वरना हेजल की मामूली से मामूली हरकत को नजर में रखता था वो। नो सर, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, मुझे कहीं पहुंचना है। हेजल इब्राहिम के सामने से उठती, उसे अलविदाई कलमात कहती उसके रूम से, फिर ऑफिस से, और फिर इस इमारत से निकलती चली गई थी। बाहर आते हेजल ने एक गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करना चाहा था, लेकिन दिल को जैसे बेचैनी और बेसुकूनी में रहने की आदत हो चुकी थी। हेजल वहां से अपनी मतलूबा जगह गई थी। यहाँ उसे एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से काम के सिलसिले में मिलना था। उसका पता उसे इसी लड़की नुमा लड़के ने दिया था, जिसका नाम बॉबी था। उनसे हेजल की मुलाकात बहुत अच्छी रही थी, और इससे अगले दिन हेजल ने काम स्टार्ट करना था, तो वो जल्द और हॉस्टल आ गई थी, ताकि वो खुद को अपने कल के लिए नए काम के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर सके। और फिर उसके साथ दिल में हर वक्त ये धड़का भी लगा रहता था कि शावेज को जब मालूम होगा तो वो क्या करेगा।
या फिर उसे आम बात समझकर इग्नोर कर देगा। लेकिन इस बात पर हेजल का खुद का सर नफी में हिल जाता था कि वो इतना तो जान चुकी थी कि शावेज वाकई में उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसके साथ वो उसे इस मोहब्बत भी खौफजदा नजर आता था। इन दिनों कॉलेज से ऑफ था तो हेजल 9 बजे ही हॉस्टल से निकल आई थी ताकि वो पहले वक्त पर पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल से निकलती, मुख्तलिफ सोचों में घिरी, कुछ घबराई हुई मेन सड़क पर आई ताकि कोई रिक्शा या टैक्सी ले सके। इससे पहले कि वो टैक्सी या रिक्शे वाले को रोकती, एक गाड़ी उसके बिल्कुल पैरों के पास आकर रुकी तो डर से चीख मारती लड़खड़ाते हुए पीछे हुई थी। हेजल अभी आंखें बंद किए मुंह पर हाथ रखे हुए खुद के बच जाने पर गहरे सांस भर रही थी जब उसके वजूद को झटका लगा। तो उसने पट से आंखें खोली तो सामने शावेज को देखते उसके 14 तबक रोशन हुए थे, क्योंकि उसे सालन निकल जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जिससे बेसाख्ता हेजल के हलक में भी गिल्टी उभरी थी। और वो चंद कदम और पीछे होने लगी, लेकिन हो नहीं सकी क्योंकि उसकी कलाई शावेज के हाथ की गिरफ्त में थी। और आज शावेज की पकड़ इतनी सख्त थी कि हेजल को लगा उसकी कलाई जरूर टूट जाएगी। सर, हेजल ने कुछ कहना चाहा लेकिन शावेज अनसुनी किए उसे अपने साथ खींचते हुए गाड़ी की फ्रंट सीट की तरफ बढ़ा था। हेजल को वहां एक किस्म का धकेलते हुए वो जोरदार आवाज में दरवाजा बंद कर गया तो हेजल ने दहलते हुए अपने दिल पर हाथ रखा था। इसके बाद शावेज मिनटों में गाड़ी में बैठता वहां से गाड़ी तेज रफ्तारी से निकाल गया था। हेजल इस वक्त बस हक्का बक्का सी सूरत हाल को समझने में लगी थी। रास्ते में भी हेजल ने कई बार शावेज को पुकारा, लेकिन वो तो जैसे आगे से कान बंद कर चुका था। चेहरे पर इतना पथरीलापन था कि हेजल ज्यादा मजाहमत करते भी खौफजदा थी। एक लंबी सी बिल्डिंग के आगे गाड़ी रोकते वो उसे दोबारा से कलाई से जकड़े आगे बढ़ने लगा। शावेज की रफ्तार ज्यादा थी, जिसकी वजह से हेजल को बकायदा उसके साथ दौड़ना पड़ रहा था। साथ उसके हाथ से कलाई छुड़ाने की कोशिश भी जारी थी। शावेज उसे एक लिफ्ट में लेकर दाखिल हुआ तो हेजल ने ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया था, जिस पर शावेज उसे आंखें दिखाता उसके मुंह पर हाथ रख गया, जिससे हेजल इतना खौफजदा हुई कि वो अपनी आंखें फैलाए सांस तक रोक गई थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और उसे एक झटका लगा, हेजल को लगा कि वो दोबारा सांस नहीं ले पाएगी। हेजल शावेज ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे साकतो जामत देखते उसका खुद का दिल बंद होने लगा था। सांस लो डैमिट, शावेज उसके मुंह पे हाथ हटाते चीखा था, लेकिन वो चाहकर भी सांस नहीं ले पा रही थी। जिसम एकदम से नीला पड़ने लगा था। इतनी देर में लिफ्ट रुकी थी तो शावेज उसे बाजुओं से घेरे में लिए जल्दी से बाहर निकला और उसके बाजू में मौजूद बैग को जल्दी से पकड़े खोला तो उसे सामने ही इनहेलर नजर आ गया। तो उसने लरसते हाथों से उसे पकड़ते जल्दी से हेजल के वाह हुए होंठों में रखते दबाया था, जिससे वो एक जोरदार हिचकी लेते कुछ होश में आई थी। इस वक्त शावेज अपने बाजू में हेजल को लिए हुए था तो दूसरे हाथ में वो उसका बैग और इनहेलर भी पकड़े हुए था। छोड़े मुझे, हवासों में आते ही हेजल ने उसका हाथ अपने गिर से हटाना चाहा था। वो इस सबसे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। रंगत सफेद पड़ने लगी थी। उसे कुछ दिन पहले वाला शावेज का रवैया याद आने लगा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे लग रहा था कि एक बार फिर से शावेज वही सब दोहराने लगा है दोबारा से, जिससे वो और ज्यादा हाथ पांव चलाती शावेज से दूर हो जाना चाहती थी। लेकिन शावेज उसके चीखने चिल्लाने और रोने धोने पर सख्ती से उसे काबू किए वहां से मौजूद एक अपार्टमेंट का लॉक खोलता उसे अंदर लाते दरवाजा लॉक कर गया था। मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे, हेजल ने शावेज की मिन्नत की थी। शावेज उसे सामने मौजूद सोफे पर जबरदस्ती बिठाते खुद किचन की तरफ गया था। यहाँ से हिलना मत, क्योंकि डोर सिर्फ मुझसे ही खुलेगा तो ख्वामखा की खुद को थकाओगी। साथ ही उसे वार्न भी कर गया था। हेजल दोनों हाथों में सर गिराए पिलक पिलक कर रोने लगी थी। ये पानी पियो, शावेज ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया तो हेजल ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। आंसू अब भी बहते जा रहे थे। मुझे नहीं पीना, हेजल गुस्से से चिल्लाई थी। तो फिर ठीक है, यहाँ बैठकर मातम मनाती रहो। मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं करूंगा। और मेरी मर्जी के बगैर तो तुम अब यहाँ से जा भी नहीं सकती। शावेज ने इसी तरह गिलास बढ़ाए कहा तो मजबूरन हेजल ने गिलास पकड़ते कुछ घूंट पानी के भरे थे, क्योंकि उसका हल्क तक खुश्क हुआ पड़ा था। कहाँ जा रही थी तुम आज? अब की बार शावेज सुकून से हेजल के सोफे से कुछ फासले पर मौजूद मेज पर बैठते सवालात शुरू किए, लहजे में सख्ती लिए हुए था। जहां मर्जी जाऊं, ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दे प्लीज। हेजल का लहजा बदतमीजी लिए हुए था, जिस पर शावेज जब्त करके रह गया था। तुम्हारी जिंदगी थी, अब मैं इसमें भी शामिल हो गया हूँ, तो तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। मैं आपसे दूर ही जाना चाहती हूँ। 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे मुझे। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे साथ इस तरह का सलूक करने का, हेजल बेरब्त सी बोली थी। अच्छा, हक की बात है ना, तो ये हक लेने में मुझे बस कुछ ही देर लगेगी और फिर तुम्हारी रूह और जिस्म पर मेरा हक होगा कि तुम अपनी मर्जी चलाने के काबिल नहीं रहोगी। शावेज ने उसकी आंखों में देखा जो आज बिना डर
उसकी तरफ देखते बात कर रही थी। मगर मुझे आपको कोई हक नहीं देना। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हेज़ल नफ़ी में सर हिलाते अब कुछ घबरा सी गई थी। ज़बरदस्ती करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। ये तुम्हारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगा है। जो तुम बिना सोचे समझे अब बॉबी की बातों में आती उसके साथ चल पड़ी थी। मैं तुम्हारी जान निकाल दूँगा अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो, समझी तुम? वो पहले ही हेज़ल की सरगर्मियों के बारे में जान गया था और फिर कल रात उसे इब्राहिम भी हेज़ल की जॉब छोड़ने की हिदायत बता गया था। तब से वो आग में जल रहा था। मुझे नहीं करनी आपके ऑफिस में जॉब। यहाँ मुझे कठपुतली बनाए अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दें, नहीं तो मैं आपकी जान ले लूँगी। हेज़ल ने अपनी तरफ से बड़ी सख्त धमकी दी थी। शौक से मार देना और यहाँ से चली भी जाना। लेकिन हेज़ल शावेज़ बनने के बाद कुछ देर तक यहाँ हमारा निकाह होने वाला है। आराम से हाँ कर देना। लेकिन नहीं, तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो। तुम्हें वैसे भी महसूस करने और छूने में मुझे कोई आर नहीं। अब की बार शावेज़ उसके सर पर धमाका करते धमकी भी दे गया था। आप आप ऐसा नहीं कर सकते। हेज़ल के लबों से टूटकर अल्फाज निकले थे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ माय डियर। खुद को ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार कर लो। और ये तुम्हारी सज़ा है। तुम्हें नेक्स्ट मालूम होगा कि तुम अपने हर अमल के लिए मेरे सामने जवाबदेह होगी। शावेज़ गुस्से से कहता उसके सामने से उठा था। मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। हेज़ल ने उसे वार्न करना चाहा था। तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लाऊँ। इसके लिए भला मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद क्यों रखूँगा? शावेज़ ने एटीट्यूड से कहते किसी को कॉल मिलाई थी। क्योंकि इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी। बस आप अपनी तलब को पूरा करने के लिए इस निकाह का ढोंग रचा रहे हैं। हेज़ल ने उस पर किसी बात का असर ना होते देखकर ये बात कह तो दी थी, लेकिन अब इसके भिपरने का भी डर था। तुम्हारे दिल की मर्ज़ी तो इसमें शामिल है, इतना मैं जानता हूँ। बाकी तुम मेरी पहली गलती को भुला नहीं पा रही हो तो इसकी सज़ा दे रही हो। और दूसरी बात, इस निकाह को तुम जो मर्ज़ी समझो। तुम्हारी अपनी सोच है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और निकाह के बाद तुम्हारी तलब होगी, तो मैं तुम्हारे नज़दीक भी आऊँगा, अपना हक लूँगा। तो मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। शावेज़ उसे तसल्ली बख्श जवाब देता। उसकी ज़ुबान चंद पल को बंद करवा गया था कि तभी बाहर डोर पर दस्तक हुई थी। इस कमरे में बैठकर खुद को जितना जलाना है, गुस्सा करना है करो और मेरा दिमाग खराब करने को भी बुरे से बुरे लफ्ज़ तैयार करो। मैं बाहर निकाह ख्वाह को और अपने कुछ दोस्तों को वेलकम कर लूँ। शावेज़ ने उसका हाथ पकड़ते उसे वहाँ से उठाया और सामने मौजूद कमरे में ले जाते, बेड पर बिठाते वो वापस बाहर चला गया था। शावेज़ को इस वक़्त अपनी बातों पर गुस्सा करने की बजाय नरमी इख्तियार किए देखकर हेज़ल कुछ हैरान हुई थी। क्या वो वाक़ई इस निकाह पर इतना खुश था कि वो और उसके लिए इतनी अहमियत रखती थी कि वो खड़ूस सा शख्स अपने रवैये में चेंज ला गया था और उसका चेहरा भी तो अब चमक सा रहा था, जिससे इसकी अंदरूनी खुशी बआसानी ज़ाहिर हो रही थी। हेज़ल दरवाज़े पर नज़रें टिकाए यहाँ से अभी शावेज़ गया था। बैठी सोचती रह गई थी। इसके बाद वो गुमसुम सी होती आसानी से निकाह पर दस्तखत कर गई थी, जो कि करवाने वाला इब्राहिम था और एक भाई की तरह उसने हेज़ल के सर पर हाथ रखते उसे दिलासा देते हिम्मत दी थी।